ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया भर की बड़ी ताकतों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, खास तौर पर दो देशों के लिए, इजराइल और अमेरिका। ईरान ने हाल ही में उस स्तर तक यूरेनियम शुद्ध करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया था जो आमतौर पर हथियार निर्माण के लिए जरूरी होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने 60% से भी ज्यादा शुद्धता तक यूरेनियम को प्रोसेस कर लिया है और अगर यह 90% के करीब पहुंच जाए तो परमाणु हथियार बनाना संभव हो जाता है। यही वो बात थी जिससे इजराइल के सुरक्षा हलकों में हड़कंप मचा हुआ था। इजराइल को यह आशंका थी कि अगर ईरान कुछ और हफ्तों तक यूं ही आगे बढ़ता रहा तो वह कुछ ऐसे घातक हथियार तैयार कर सकता है जो सीधे इजराइल के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देंगे। और शायद यही सबसे अहम वजह है जिसकी वजह से यह हालिया सैन्य कार्रवाई सामने आई है। यह भी कोई नया तनाव नहीं है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से एक अदृश्य टकराव चलता आ रहा है। साइबर हमले, छुपे हुए ऑपरेशन, प्रॉक्सी लड़ाइयां, ये सब पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच हो रहा है। 2020 में ईरान के एक बड़े वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे की हत्या भी इसी कड़ी का हिस्सा मानी जाती है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। पिछले कुछ हफ्तों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए थे। ईरान ने हाल ही में कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों की परीक्षण किए थे जिसने इजराइल को और ज्यादा सतर्क कर दिया। इसके साथ ही ईरान की तरफ से कई देशों में इजरायली दूतावासों के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही थी। वहीं हिजबुल्लाह जैसे संगठनों की गतिविधियां दक्षिण लेबनान में बढ़ गई थीं, जो सीधे तौर पर इजराइल के सीमावर्ती इलाकों के लिए खतरा बनती जा रही थीं। राजनयिक स्तर पर भी काफी कोशिशें हुई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर गंभीर दिख रहे थे कि किसी तरह ईरान के साथ दोबारा वही समझौता हो जाए जो 2015 में बराक ओबामा के द्वार में हुआ था, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया था। लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था। हालांकि ट्रंप और ईरान के बीच कुछ संवाद भी हुए, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक बात नहीं पहुंच सकी। इसी सब के बीच आज सुबह एक बड़ी घटना हुई। इजराइल ने राइजिंग लायन नाम की सैन्य योजना को अंजाम दिया, जिसमें ईरान के कुछ संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई को एक विशेष रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिसे अंजाम देने में इजरायली सेना और उनकी खुफिया एजेंसियों की मिली जुली भागीदारी रही। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर साफ है कि दोनों देशों के बीच जो तनाव पहले पर्दे के पीछे था, अब वह खुलकर सामने आ रहा है। और आने वाले समय में यह संघर्ष किस दिशा में जाएगा, यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इसे कैसे संभालती हैं। आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि आज सुबह जिस ऑपरेशन की शुरुआत इजराइल ने की, वह अब एक बड़े मोर्चे में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना ने अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ जेट्स का इस्तेमाल किया ताकि ईरान के भीतर एक साथ कई अहम ठिकानों को टारगेट किया जा सके। ये हमले सिर्फ सीधे बमबारी तक सीमित नहीं थे। ईरान की वायु सुरक्षा प्रणाली को पहले ही साइबर तरीकों से निष्क्रिय कर दिया गया था, जिससे उनके रडार तक समझ ही नहीं पाए कि हमला कहां से हो रहा है। इसी कड़ी में इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम हर बार गुप्त मिशनों में लिया जाता है, उसने भी मैदान में उतरकर अंदर से हालात को हिला दिया। ईरान के सैन्य ढांचों के भीतर तक पहुंचकर कई जगहों पर रुकावटें पैदा की गईं। कुछ इमारतों को जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया और इससे पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था एक तरह से उलझ कर रह गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से तुरंत सफाई आई कि उनका इस पूरे अभियान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इजराइल की कार्रवाई को देखें तो यह एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं लगती, बल्कि एक योजनाबद्ध चरणबद्ध ऑपरेशन है, जिसका पहला चरण खत्म होते ही दूसरा शुरू हो चुका है। यानी फिलहाल इजराइल रुकने के मूड में नहीं है। इस हमले में सबसे गंभीर नुकसान जिन जगहों को पहुंचा है, उनमें सबसे पहले नाम आता है नतांज की यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी का। यह जगह, जो तेहरान के ठीक नीचे स्थित है, ईरान की परमाणु क्षमता का केंद्र मानी जाती है और इसे काफी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वेस्ट की ओर खंडाब में एक हैवी वाटर रिएक्टर था जो प्लूटोनियम से जुड़ी रिसर्च के लिए मशहूर था। उसे भी निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए गए। कुछ बेहद संवेदनशील ठिकाने जैसे कि सैन्य कमांड केंद्र, वायुसेना के एयरबेस और यहाँ तक कि जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु रिसर्च में अहम भूमिका निभाई थी, उनके घर भी टारगेट बने। इसका साफ मतलब ये निकाला जा रहा है कि इजराइल का उद्देश्य सिर्फ बुनियादी ढांचे को तबाह करना नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है जो इस रिसर्च को आगे बढ़ा रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह सूचना सामने आई कि ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों में से कुछ, जैसे कि IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी और वरिष्ठ जनरल गुलाम अली राशिद, इन हमलों में मारे गए हैं। साथ ही ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक की मृत्यु की भी पुष्टि हुई है और इन तमाम हमलों में आम लोगों की भी जान गई है, जिनमें महिलाएं
और बच्चे भी शामिल हैं। यही बात इस पूरी स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बनाती है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से जो बात निकल कर आई है वो यही संकेत देती है कि ये कार्रवाई एक जरूरी आत्मरक्षा मानी जा रही है। इजराइल मानता है कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया तो कल उसके लिए अस्तित्व को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा हालात में एक बात साफ है, यह सिर्फ एक टकराव नहीं बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका घटनाक्रम है जहां से वापसी की राह अब उतनी आसान नहीं रही। जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने पूरी आबादी को सीधा संबोधित किया तो उनका स्वर कुछ अलग ही था। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में यह जताया कि ईरान की परमाणु परियोजना अब कोई दूर का खतरा नहीं रही बल्कि इजराइल के अस्तित्व पर मंडराता सीधा संकट बन चुकी थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, उन्हें अकेले ही कदम उठाना पड़ा। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईरान महज कुछ ही दिन दूर था ऐसे परमाणु हथियार तैयार करने से जिनकी संख्या 15 तक पहुंच सकती थी। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। उनका साफ संदेश था कि ये अभियान तब तक रुकेगा नहीं जब तक ईरान की परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता। अब जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सवाल है तो सबसे पहले निगाहें गई अमेरिका की ओर, क्योंकि हमेशा यह देखा गया है कि जब भी इजराइल कोई सैन्य कार्रवाई करता है अमेरिका कहीं न कहीं उसके पीछे रहता है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में यह साफ कर दिया था कि अमेरिका अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट क्षेत्र से बाहर निकाल रहा है और आने वाले दिनों को उन्होंने खतरनाक बताया था। ये बयान इस तरफ इशारा कर रहा था कि इजराइल का कोई बड़ा कदम आने वाला है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी यह सब शुरू हो जाएगा। अब अमेरिका ने भी इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस कार्रवाई में उसका कोई हाथ नहीं है। देश के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया कि इजराइल ने यह कदम पूरी तरह खुद से उठाया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वहां तत्काल एक आपात बैठक बुलाई गई है। संगठन के महासचिव ने मौजूदा हालात को बहुत ही नाजुक और अस्थिर करार दिया है। दूसरी ओर ईरान के शीर्ष धार्मिक नेता ने इजरायली कार्रवाई को एक बड़ा अपराध बताया और यह वादा किया है कि उसका सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बीच ईरानी सेना की इकाइयों को पूरी तरह हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है और लंबी दूरी की मिसाइलों को सक्रिय किया जा चुका है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कभी भी जवाबी हमले की खबरें आ सकती हैं, शायद आज रात या कल सुबह। और अगर आप ईरान के पुराने रिकॉर्ड देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जवाबी कार्रवाई तय है। रूस और चीन ने भी अपने रुख को स्पष्ट करते हुए इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए और ईरान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पूरी स्थिति का तात्कालिक असर भी सामने आने लगा है। इजराइल ने पूरे देश को युद्ध जैसी स्थिति में पहुंचा दिया है। उसने सभी रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है और देश भर में मिसाइल रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। खासकर जहां तक वैश्विक प्रयासों की बात है तो अगर कूटनीति समय पर हस्तक्षेप करती है तो संघर्ष को सीमित किया जा सकता है। लेकिन अब तक नुकसान इतना हो चुका है कि किसी भी संभावित सीज फायर के बावजूद क्षेत्र में तनाव लंबे समय तक बना रहेगा और अंत में इसका असर सिर्फ सीमित इलाके तक नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, शेयर बाजार की अस्थिरता, वैश्विक महंगाई, ये सब इसकी लहरें हैं जो हर देश तक पहुंचेंगी। इसलिए जो हो रहा है वह सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि दुनिया की सांसों में घुलती बेचैनी बन चुका है।